नैनीताल में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ की बैठक में कई अधिकारी हुए शामिल। शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई बातचीत। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एकेडमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन। आईटीबीपी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण के बाद 3 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित 13 चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्यधारा में हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भू संपदा नियामक प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के बारे में की गई बातचीत। नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दुबई में होने पर की टिप्पणी। कहा उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री विदेश दौरे पर। और नैनीताल में 23 वर्षीय युवक की घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। मामले में जांच जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। अपना उत्तराखंड की बात होने वाली है और अब जब बात उत्तराखंड की हो रही है तो सबसे पहले बात नैनीताल जनपद की, जहां सर्किट हाउस काठगोदाम में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी और डाइट के प्रधानाचार्य शामिल हुए। वहीं इस बैठक में शिक्षा से संबंधित बातचीत की गई। इस अवसर पर नैनीताल के सीईओ कुंवर सिंह रावत ने मंत्री अभिनंदन करते हुए जनपद में शिक्षा व्यवस्था के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने कहा कि जनपद में 1106 प्राथमिक, 466 जूनियर हाई स्कूल, 106 हाई स्कूल और 522 इंटरमीडिएट कॉलेजों के अलावा सुयालवाड़ी में जवाहर नवोदय के अलावा केजीबीवी खनस्यू में आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, ई टैबलेट और पाठ्य पुस्तकों समेत विद्यालय सौंदर्यीकरण, कायाकल्प रूपांतरण, विद्युत पेयजल समेत खत्तों में पक्के स्कूल भवनों के निर्माण के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। इस बीच सीईओ आरसीआरए ने जनपद में संचालित विद्यालयों के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। बैठक में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रावत ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिला प्रशासन से आवश्यक सहयोग लेते हुए वन विभाग को कार्यदायी संस्था बनाते हुए धनराशि उपलब्ध कराकर वन क्षेत्र में भवनों का निर्माण कराना शुरू करें। साथ ही साथ धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग के रिक्त चल रहे पदों को विभागीय परीक्षा और आयोग को अधियाचन प्रस्तुत कर पद भरने की कार्रवाई तेजी से चलाने के निर्देश दिए। एक साइकिल इस बार हमने अभिनव प्रयोग किया है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल 5,000 रुपये हम खेल के लिए दे रहे हैं और 5,000 रुपये पुस्तकालय दे रहे हैं। जूनियर हाई स्कूल में 10,000 रुपये दे रहे हैं। हाई स्कूल में हम 15,000 रुपये दे रहे हैं और प्रत्येक इंटर कॉलेज को 20,000 रुपये दिए गए हैं ताकि स्कूलों में एक पुस्तकालय बना दे और खेल की सामग्री। प्रत्येक स्कूल को शौचालय से लेके बिजली का कनेक्शन से लेके कंप्यूटर से लेके और स्मार्ट क्लास तक हम प्रत्येक इंटरमीडिएट कॉलेज को देंगे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एकेडमी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अपर महानिदेशक मनोज सिंह रावत ने परेड का निरीक्षण किया। अपने संबोधन में पास आउट होने वाले सभी अधिकारियों को बल की मुख्यधारा में शामिल होने पर बधाई देते हुए इस बल में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस एकेडमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 3 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित 13 चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्यधारा में उनकी शामिल किया गया। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, असूचना मात्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे
पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया है। पास आउट होने वाले इन चिकित्सा अधिकारियों में उत्तर प्रदेश से 3, राजस्थान और दिल्ली से 2, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, मणिपुर और असम से एक प्रशिक्षार्थी शामिल हैं। प्रशिक्षण के दौरान आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में चिकित्सा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा, साथ ही समर्पण की शपथ भी ली। प्रशिक्षणार्थियों के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मनोज सिंह रावत और अपर महानिदेशक और बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन युवा अधिकारियों के परिवारजनों के साथ इनके कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। इस ट्रेनिंग में तो हम लोग का 25 वीक्स जैसे बोला था, बहुत लगा था कि ऐसे मतलब हम लोग का बहुत कठिन होगा, लेकिन जैसे हम लोग का दोस्त लोग थे उनसे मिलके मतलब इतना कठिन होने नहीं दिया। दोस्त लोग के साथ अच्छा ही लगा। और ये बोलना चाहूँगा, मैं आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉम्बेटाइज इन दिस एकेडमी, वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया। एंड बेसिकली मैं स्कूलिंग मेरा JNV से है, जवाहर नवोदय विद्यालय से। तब से मेरा मन था कि मैं फौज में आऊँ। उसके बाद जैसे मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुआ, उसके बाद भी मुझे डॉक्टर बनने के बाद भी लगा कि मुझे फौज में जाना चलेगा। अच्छा, अभी आज कंधे में सितारा लग के अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी और भी मतलब जिम्मेदारी बढ़ गया है। ये आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि 50वीं GOS कॉम्बेटाइजेशन कोर्स, जिसमें 13 चिकित्सा अधिकारी ITBP के पास आउट हो रहे हैं और ऑफिशियली ऑफिसर्स घोषित होंगे। और ये जितने भी हमारे ITBP के बटालियंस हैं, बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, सब जगह ये तैनात होंगे। और ये हर्ष की बात ये भी है कि इसमें 3 महिला अधिकारी भी बहुत ही अच्छे से उत्कृष्ट तरीके से इन्होंने वो किया है अपने एग्ज़ाम्स और हर चीज़ में, इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ में, सब में जो 13 लोग हैं बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज आप देख सकते हैं इतने अच्छे, ये ठीक है बहुत ही कम लोग हैं। अटेस्टेशन परेड ही हुआ, वो नॉर्मल परेड नहीं हुआ, बट बहुत ही हम लोगों को एक्चुअली, मैं एज IG एकेडमी, ये पहले मेरी परेड है। 17,000 18,000 की हाइट में हम लोग तैनात हैं, जहाँ पर देर आर सो मैनी चैलेंजेस। तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इनको ही पूरे CAPF में सबसे टफ ट्रेनिंग दी जाती है 25 वीक की। तो इनको ये पर्पसफुली ये है कि ताकि ये उनके पास जा सकें, उनका मनोबल बढ़ा सकें, उनको वहाँ उपचार दे सकें। और अगर ये खुद ही टफ है अपने आप में, तो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन सर्विंग दैम। तो दिस इज़ हाउ दिस एकेडमी ट्राई टू मोल्ड देम। क्योंकि बाकी जो सीखा है इन्होंने, ये तो अपना सीख के ही आए हैं, पढ़ के आए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से और मेडिकल कॉलेजेस से। लेकिन जो सरकारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उसके लिए हम इनको ढालते हैं। तो दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज लाइफ टू द प्रोफेशनल लाइफ, वेयर यू हैव टू सर्व द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन में द डिप्लॉयड पीपल। प्राउड फील हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑफिशियली ITBP ऑफिसर, डॉक्टर अलॉन्ग विद कॉम्बेटाइज ऑफिसर भी एक ऑफिशियली डिक्लेयर हुए। और मैं अपने सारे सीनियर ऑफिसर्स, इंस्ट्रक्टर्स, सारे उस्ताद सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ इतने स्ट्रॉन्ग और फीमेल कैंडिडेट के बिहाफ पे हम बहुत एक अच्छे कॉम्बेटाइज ऑफिसर बने हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा में भू संपदा नियामक प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने रेरा की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए, साथ ही सरकार के राजस्व आय में वृद्धि की जाए। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाए जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्धारित 3 दिनों में भीतर पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करके इसका डिजिटल डिस्प्ले किया जाए। रेरा से संबंधित एजेंट के पंजीकरण की व्यवस्था हो, लेकिन इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि एजेंट के पंजीकरण के लिए भी एक निश्चित समय अवधि में
निर्धारित की जाए। विभिन्न विकास प्राधिकरण और रेरा के बीच आपसी समन्वय रखकर जनता की समस्या को दूर किया जाए। बैठक में ऐसे प्रकरण की जानकारी मांगी गई जिसमें विकास प्राधिकरण से नक्शा पास नहीं कराया गया और न ही रेरा से पंजीकरण कराया गया है। साथ ही उन्होंने अवैध निर्माण में रेरा की भूमिका निश्चित करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कंज्यूमर्स का शोषण नहीं होना चाहिए। जनता की परेशानी को दूर करने के लिए सुनियोजित विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भी मैंने इनसे कहा है कि उसमें आप तय करिए कि हम 100 दिन में, आने वाली जो सरकार के 100 दिन की उपलब्धियों में, हम अपने जनता के हित में, प्रोमोटर्स के हित में, रियल एस्टेट एजेंट्स के हित में हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इनको निर्देशित किया है और बहुत जल्द दोबारा मीटिंग बुला के वो सारी बातें हम लोग तय करेंगे और कोशिश करेंगे इसमें भी हम एक टोल फ्री नंबर जारी करेंगे। और चूँकि ये जो समस्याएं हैं सामान्य तौर पे जनता के सामने आती हैं, लेकिन जनता उसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक कठिनाइयों में फंसती है, तो टोल फ्री नंबर जब जारी होगा तो बहुत सी समस्याओं का निदान उससे भी सर नहीं। देखिए, उसका रेरा से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रेरा का मतलब क्या है कि जो प्रोमोटर्स है और वो अपने फ्लैट्स बनाता है, फ्लैट्स बनाने के बाद जब व्यक्ति अपना फ्लैट खरीदता है उसके हित कितने सुरक्षित हैं। यदि वो रेरा में अपना रजिस्ट्रेशन कराता है तो उसके हित तभी सुरक्षित हो सकते हैं। उनके साथ जिस प्रकार के वायदे किए गए थे प्रोमोटर्स द्वारा, क्या वो उन्होंने पूरे किए? नहीं किए तो वो रेरा में जाके अपनी शिकायत कर सकता है। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के दुबई में होने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज उत्तराखंड के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मंत्री हैं। प्रीतम सिंह ने कहा कि 4 धाम यात्रा चल रही है और उत्तराखंड के धर्म और पर्यटन मंत्री विदेश दौरे पर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सतपाल महाराज पर चुटकी लेते हुए कहा कि सतपाल महाराज से जब भी उत्तराखंड के बारे में बात की जाती है तो वो सीधे विदेशों के बारे में बात करते हैं, इसलिए वो प्रखंड की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हैं। 4 धाम यात्रा का आपने जिक्र किया। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग 4 धाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार समुचित व्यवस्थाएं करे ताकि जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इधर सरोवर नगरी नैनीताल में उस समय हड़कंप मच गया जब नैनीताल के आवागढ़ क्षेत्र में कमरे के अंदर 23 वर्षीय युवक का शव घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक बीकॉम फाइनल ईयर का छात्र था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव सियासत का केंद्र बना हुआ है और इसी कड़ी में सोमवार को पार्टी के तमाम दिग्गजों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नॉमिनेशन किया। चंपावत में 31 मई को उपचुनाव होना है और 3 जून को नतीजा आएगा। सीएम के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी निर्मला घेतोड़ी को मैदान में उतारा है। दरअसल धामी को सीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए उपचुनाव में जीत दर्ज कराना जरूरी है। वो खटीमा से विधानसभा चुनाव हार गए थे। सोमवार को सीएम धामी ने नामांकन को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इसी कड़ी में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली है। साथ ही उपचुनाव में सीएम धामी के लिए जो चेहरे वोट मांगने वाले हैं उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। साथ चंपावत के चुनाव के लिए भाजपा की स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या सहित कई नाम शामिल हैं। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार गर्म करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी 40 स्टार प्रचारकों की नामों में सूची में नाम दर्ज किया गया है। और बात आइए 4 धाम यात्रा की कर लेते हैं। शुरुआत हो चुकी है 4 धाम की। कोरोना काल के चलते हमने देखा था कि पिछले 2 सालों से 4 धाम यात्रा पूरी तरह से प्रभावित थी, जिसके चलते इस बार जब 4 धाम यात्रा के लिए हरी झंडी मिली तो भारी संख्या में तीर्थयात्री
इस वक्त दर्शन करने के लिए चार धाम पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा में दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का नया कार्ड बन सकता है। 7 दिन के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन कर लिए हैं, जबकि यात्रा पर आने के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 10 लाख पार हो चुका है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद चारों धामों के कपाट खुलते ही चार धाम यात्रा पूरी क्षमता के साथ संचालित हो रही है। चारों धामों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में जोश और उत्साह है। पहले दिन से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों की दोगुनी भीड़ उमड़ पड़ी। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा की शुरुआत हो गई थी। 6 मई को केदारनाथ और 8 मई को बद्री विशाल के धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का आगाज हुआ। यात्रा शुरू होते ही धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लाइन लग गई। सबसे अधिक तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए हैं और इस केदारनाथ धाम का दर्शन करने के लिए अभी भक्तों का तांता लगातार आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुताबिक चार धाम यात्रा में 2 लाख से अधिक तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा 77,656 तीर्थयात्रियों ने केदारनाथ धाम के दर्शन किए। चार धाम यात्रा पर आने के लिए 10 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उधर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से चार धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए कॉल सेंटर बनाए गए। वहीं चार धाम यात्रा और पंजीकरण की पूर्ण जानकारी भी दी जा रही है। अतिक्रमण के खिलाफ उत्तराखंड सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। हरिद्वार जिले में विकास प्राधिकरण लगातार अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को सील करके और उससे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी कर रहा है। अब तक दर्जन भर कॉलोनीज पर HRDA बुलडोजर चल चुका है, जो नियम विरुद्ध ग्राहकों को परोसी जा रही थी। इसके अलावा हरिद्वार हाईवे पर स्थित शेरपुर बढेड़ी में भी रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम ने ऐसे ही 4 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। ये चारों कॉलोनियां HRDA के नियम के विरुद्ध बनाई गई थी। HRDA अधिकारी DS रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अभी दर्जन भर कॉलोनीज की जांच चल रही है। इसके बाद उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर से लेकर देहाती क्षेत्रों तक धड़ल्ले से अवैध कॉलोनीज को काटा जा रहा है। ये कॉलोनियां नियम विरुद्ध काटी जा रही थी, जिन्हें नोटिस की कार्रवाई के बाद ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि अभी दर्जन भर कॉलोनीज की जांच चल रही है, जिसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जेई ने बताया कि अवैध कॉलोनी व अवैध निर्माण पर HRDA सख्त कदम उठा रहा है, जिससे अवैध निर्माणाधीन मालिकों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्होंने कहा कि नियम विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं होने दिया जाएगा। वहीं धामी सरकार के बाद अधिकारी भी बेधड़क अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला रहे हैं, जिसकी वजह से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। चार कॉलोनी की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की है, शेरपुर और इधर बड़ेड़ी अस्पताल की तरफ। और जैसा कि हमारी मुहिम चल रही है सील और ध्वस्तीकरण, जो भी अनाधिकृत निर्माण और अनाधिकृत प्लॉटिंग हो रही है, तो उस क्रम में अभी हमने 10-15 कोटद्वार भाबर के झंडी चौड़ पूर्वी में एक शादी का मामला चर्चा में है। यहाँ चर्चा दुल्हन के साहस की हो रही है, जिसने अपनी बारात को ही लौटा दिया। दरअसल दूल्हे की एक गलती के कारण पूरी बारात को लौटना पड़ा। भाबर के झंडी चौड़ पूर्वी क्षेत्र में एक दुल्हन ने शराब के नशे में धुत दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दरअसल एक गांव में जैसे ही बारात घर के पास पंडाल में पहुंची और दूल्हा घोड़े से उतरा तो वो लड़खड़ा गया। पता चला कि दूल्हा नशे में है। कुछ ही देर के बाद ये बात दुल्हन के कानों तक पहुंच गई। पुष्टि के बाद दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों ने दुल्हन को मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। अंत में दुल्हन ने पूरी बारात को लौटा दिया। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुल्हन की हिम्मत और निर्णय की लोग सराहना कर रहे हैं। नैनीताल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देश पर रामनगर थाना पुलिस की तरफ से नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से पीरू मदारा इलाके में चेकिंग की जा रही थी। इस बीच उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने व्यक्ति की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध गांजा मिला, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल इस मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है।
देखिए, पुलिस आज दिन में गश्त पर थी। मुखबिर खास की सूचना पर पता रसीश्वर आदेशी के दौरान एक व्यक्ति राजवीर सनब छोटे निवासी पीरू मदारा को गिरफ्तार किया गया, जिससे करीब 2 कट्टों में 30 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख होगी। इधर श्रीनगर में आवारा जानवरों का आतंक प्रशासन और यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब आवारा पशुओं के खड़े रहने से यातायात प्रभावित होता है। दरअसल यहां आवारा जानवर बीच सड़क पर लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं, जिससे राजमार्ग पर दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। वहीं चारधाम यात्रा के चलते लगातार बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन सड़क पर जानवरों के आतंक से यात्रियों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर नगर क्षेत्र में घूम रहे आवारा जानवर प्रशासन के लिए भी चुनौती का सबब बने हुए हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम ने कहा कि नगर क्षेत्र की सभी गौशाला फुल हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों की गौशाला में संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहां इन्हें भेजा जाए। जो यहाँ की गौशाला है श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र की, वो फुल है। वहाँ लगभग 50 के आसपास बड़ी गाय हैं और कुछ छोटे गाय के बच्चे हैं, तो वो तो फुल है। उसके अलावा हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अगर कोई हरिद्वार की आगे से कोई गौशाला मिल जाती है आवारा पशुओं को लेने के लिए 100 तो उनका ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हम कर देंगे। लेकिन अभी भी ये चीज़ हमारी तरफ से कोशिश ही जारी है कि जगह से हर जगह कहीं न कहीं हादसे का कारण बनते हैं। और जैसा कि आप देखते होंगे कि आजकल यात्रा सीजन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते इन आवारा पशुओं के रोडों पे आ जाने से अचानक दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जैसे जो पुरानी एसएसपी थी, उन्होंने एक अभियान चलाया था, कामधेनु अभियान। उससे आवारा पशुओं पे काफ़ी लगाम लग गया था, जिससे वो सड़कों पे नहीं दिखाई दे रही थी। और जब से नए एसएसपी आए हैं, तब से हाल फिर वही हो गए, बदतर हो गए पहले से। गलियों में जहाँ तहाँ आवारा पशु लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इधर उत्तराखंड पर्यटन का केंद्र है। यहाँ हर साल हर जगह से पर्यटक उत्तराखंड घूमने आते हैं। साथ ही उत्तराखंड घूमने आए पर्यटक बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। इसी क्रम में टिहरी में तेज तूफान से कोटी कॉलोनी में टिहरी बांध की झील किनारे स्थित बोटिंग पॉइंट में अफरा तफरी मच गई। टिहरी घूमने आए पर्यटक बोटिंग करते हुए पानी के तेज बहाव में फंस गए। इस दौरान लहरों में फंसे 4 पर्यटकों को एक बोट चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बमुश्किल बचाया। तूफान के कारण आपस में टकराने से बोटों को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन गनीमत रही कि पर्यटकों को बचा लिया गया। लालकुआं में भूसे की आसमान छूती कीमतों के चलते भूसे की चल रही महामारी और पशुपालकों को बिचौलियों की तरफ से ऊंचे दामों में बेचे जा रहे मामलों पर राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए भूसे पर 50% की सब्सिडी देने की घोषणा की है। दुग्ध समितियों के माध्यम से घर तक आधी कीमतों में भूसा पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। यहां आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रशासक ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने वर्तमान में भूसे की आसमान छूती कीमतों के चलते पशुपालकों और दुग्ध उत्पादकों की भारी परेशानी को देखते हुए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके अंतर्गत भूसे में 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज से ही जिस दुग्ध उत्पादक को पशुओं के लिए चारा की आवश्यकता होगी, वो अपनी गांव की दुग्ध समिति में सचिव को भूसे का ऑर्डर नोट कराकर आधी कीमतों में घर पर भूसा प्राप्त कर सकेगा। अपनी ओर से नैनीताल दुग्ध संघ परिवार की ओर से उत्तरांचल सहकारी डेयरी फेडरेशन सहित पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों और किसानों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने किसानों के और दुग्ध उत्पादकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पूरे प्रदेश से बाहर भूसे को जाने में रोक लगाई है, भूसे पे पाबंदी लगाई है और जिलाधिकारियों को निर्देश दे करके एक आम काश्तकार को भूसे में सहूलियत दी है। और पिछले दिनों वास्तव में भूसा फैक्ट्रियों और प्रदेश से बाहर जाने के कारण बेतहाशा वृद्धि भूसे की दरों में हुई है। उस पर भी माननीय मंत्री दुग्ध विकास सौरभ बहुगुणा जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए पहली बार
मैदानी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को भी पर्वतीय क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की भांति 50% अनुदान भूसे पर दिया है। मैं उसके लिए भी पूरे अपने जनपद सहित पूरे मैदानी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की ओर से भी माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस समय थोड़ा भूसे की क्राइसिस जो बनी हुई थी, इसी को ध्यान रखते हुए सरकार ने 50% सब्सिडी स्वीकृत करी है, जिसका मैं समस्त दुग्ध उत्पादकों की तरफ से सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा। और जिसके हमें आदेश मिल चुका है और हम लोग जो भूसा है वो मंगा के और दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए 50% सब्सिडी पे भूसा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। जो भूसे का जो अभी इस समय जो रेट है वो 1480 रुपया कैटल फीड से हमको मिलता है, और जो हम लोग जो दुग्ध उत्पादकों को 50% सब्सिडी पे 740 रुपये पे उपलब्ध करा रहे हैं। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड परिवहन निगम की अहम भूमिका नजर आ रही है। प्रत्येक दिन उत्तराखंड परिवहन निगम की 25 से 30 बसें सवारियों को लेकर ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ की ओर रवाना हो रही हैं। जिन यात्रियों को रोटेशन की बसों के टिकट नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपनी यात्रा करने के लिए रोडवेज की बसों का रुख कर रहे हैं। परिवहन निगम की बस सेवा ऋषिकेश से बद्रीनाथ 8 घंटे और केदारनाथ का सफर 11 घंटे में तय कर रही है। वहीं रोडवेज बसों को चलने से तीर्थयात्रियों को चारधाम की यात्रा करने में बहुत सुविधा मिल रही है। सर अभी हम हरिद्वार से ऋषिकेश आए हुए हैं और इसके में हम मेन काउंटर पे पहुंचे तो उन्होंने मना कर दिया है। अब यहाँ से बुकनी चारधाम की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब यहाँ रोडवेज के वहाँ पता करो ऐसे उन्होंने बोला है, तो यहाँ से मालूम पड़ा हमें, तो यहाँ जा रहा है हमें। इनने बोला 1 बजे टिकट बुक होगा केदारनाथ बद्रीनाथ का, तो 2 धाम के लिए जा रहा है हमें। चारधाम यात्रा के लिए जो परिवहन निगम ने है पूरी व्यवस्था कर रखी है। जितने यात्री यहाँ पे आते हैं उनके लिए सभी के लिए गाड़ी अवेलेबल करा दी जाती है। और इस समय तो जैसे केदारनाथ का यात्री काफ़ी निकल रहा है, तो केदारनाथ का किराया 400 रुपये है जो हम सोनपुर याग तक भेजते हैं। तो तब बद्रीनाथ भी हम गाड़ी भेज रहे हैं। बद्रीनाथ की जितनी सवारी होती है सब बुक कर लेते हैं, फिर भेज देते हैं। उसका किराया 555 रुपये है। हमारी गाड़ी कम से कम 25-30 का एवरेज है डेली का। 25-30 किलो बसें जाती हैं, इतनी ही वापस लौट करके आती हैं। तो रोटेशन में करीब 50-60 गाड़ियाँ लगी हुई हैं। रुझान तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है यात्रियों का। रोडवेज का भी फ़ायदा होगा तो ठीक ही है। नहीं, हरिद्वार से भी गाड़ियाँ जाती हैं। हरिद्वार से भी बद्रीनाथ और गंगोत्री चल रही हैं। इधर रामनगर में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने बीते दिन हुए अज्ञात चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और कुछ नकदी चोरी करके वो फरार हो गए थे, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीते दिन एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पीड़ित थाने में मामले की शिकायत करने पहुंचे। पुलिस ने मामले को दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वहीं आगे की पूछताछ भी जारी है कि इनके गैंग में और कितने लोग शामिल हैं। दिनांक 6/5 को जानवी के घर चोरी हो गई थी। इस चोरी के संबंध में हमारे द्वारा थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग पंजीकृत करने के दौरान पता के दौरान इस चोरी में 2 व्यक्ति को मंजूर शाह और रिंकू को गिरफ्तार किया गया, जिनसे इस चोरी के से संबंधित जेवरात, घड़ी आदि बरामद की गई। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा पोस्ट ऑफिस में की गई चोरी का भी इकबाल किया गया। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।